270 आरव का गुस्सा। तुम्हें तो अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मुझे मार सकती हो? नीरज ने रिया पर चिल्लाते हुए कहा। हवा में तेजी से लाल खून का कोहरा फैल गया, जो नीरज के सामने अजीब तरीके से तैर रहा था। अचानक वो खून का कोहरा एक लंबी और नुकीली हथियार जैसी चीज में बदल गया, जिसे नीरज ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। वो खून का हथियार रिया की तरफ बढ़ा, रास्ते में लोहे के मोटे खंभों को तोड़ते हुए। नीरज ने एक क्रूर मुस्कान के साथ ठहाका लगाया। अगर वो उसे हासिल नहीं कर सकता, तो अब वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। खून से बना वो बड़ा सा हथियार तेजी से रिया के सामने पहुंचा। रिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इस हमले से कैसे बचे। हथियार उसके कमर पर लगा और उसने उसे दूर फेंक दिया। रिया रेनोवेशन के दौरान छोड़ी गई दीवारों से जा टकराए और दीवारों के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उसका शरीर भी इतना मजबूत है, नीरज ने अपने दांत कड़काते हुए कहा। नीरज का खून से बना हथियार इतना खतरनाक था कि अगर कोई वॉरियर क्लास क्रिएचर खुद को डिफेंड नहीं कर रहा होता और उसे रिया की तरह ही वो हथियार सीधा जाकर उसे लग जाता, तो जगह पर ही उसकी मौत हो सकती थी। उसकी कमर को चीरने की बजाय उसने रिया को सिर्फ दूर फेंक दिया। इससे ये साफ हो गया कि उसका डिफेंस कितना ज्यादा मजबूत है। नीरज को शक हुआ कि क्या रिया सच में ब्लड ट्राइब का हिस्सा थी। रिया, जिसका चेहरा कागज के टुकड़े की तरह फीका पड़ गया था, मलबे के बीच से खड़ी हुई। उसकी आंखें नीरज पर टिकी थीं। वैम्पायर ने उसकी बहन को मार डाला था, उसके परिवार में सिर्फ वही अकेली बची थी, इसलिए रिया ने बहुत पहले से ठान लिया था कि वो इस वैम्पायर को अपने हाथों से खत्म करेगी। और अब इस वैम्पायर ने उसे भी एक वैम्पायर बना दिया था। जब रिया ने आरव का हैरान लेकिन उदासीन चेहरा याद किया और खुद का शैतानी, शर्मिंदा चेहरा जिसमें खून की लकीरें बही थीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून बह रहा था, इसने उसे और भी ज्यादा पागल कर दिया। वो वैम्पायर से नफरत करती थी, क्योंकि इस वैम्पायर ने उसका सबसे प्यारा इंसान उससे छीन लिया था। वो गुस्से में अपने होश खो चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वैम्पायर को मार डालना। उसने गुस्से में इसलिए भी अपना आपा खो दिया था क्योंकि अब इसी वैम्पायर की वजह से वो उस इंसान का सामना नहीं कर सकती थी, जिससे उसने हाल ही में प्यार किया था, जिसने उसकी निराशा भरी जिंदगी में आशा की एक किरण लाई थी। निराशा उसके सहनशीलता की सीमा को काफी हद तक पार कर लिया था, जैसे उसे एक गहरी खाई में धकेल दिया गया हो। अब तक उसने अपनी दुख भरी जिंदगी को खत्म नहीं किया था, क्योंकि वो उस वैम्पायर को मारना चाहती थी जिसने उसकी पूरी दुनिया बर्बाद करके रख दी थी। रिया ने अपनी कमर की चोट को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने शारीरिक दर्द को महसूस भी नहीं किया, क्योंकि उसके दिल का दुख उससे कहीं ज्यादा गहरा था। पहले वो छोटे जानवरों को भी चोट पहुंचाने से कतराती थी, और अब उसने ठान लिया था कि वो उस वैम्पायर को टुकड़ों में बांटकर खत्म कर देगी। रिया बिना रुके नीरज की ओर बढ़ती रही। फ्लो पर रखे सभी सामानों के बीच से होकर नीरज के सामने आकर दिखाई दी। उसकी आंखों से बहता हुआ खून उसे और भी खतरनाक दिखा रहा था, जब उसने अपने नुकीले पंजों को फिर से बाहर निकाला। एक ठंडी हवा के साथ उसके सफेद पंजों ने हवा में जोरदार हमला किया। रिया अपनी नफरत को बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी ताकत के जरिए बाहर निकाल रही थी। उसके पंजों के ये हमले नीरज के चारों ओर तेजी से और बेतरतीब तरीके से हो रहे थे। नीरज बहुत फुर्तीला था, उसने हर बार रिया के पागलपन भरे हमलों से खुद को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। फिर अचानक नीरज रुक गया और अपनी उंगली उठाते हुए रिया की तरफ इशारा किया। अंधेरे में कई पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। एक तेज चित्कार सुनाई दी जब छोटे छोटे तीखे पंखों वाले चमगादड़ हर दिशा से आते हुए दिखाई दिए। वो नीरज के आदेश का पालन कर रहे थे और तेजी से रिया की ओर उड़ रहे थे। हर एक चमगादड़ ने उड़ते हुए रिया के शरीर पर एक हल्की चोट छोड़ी। जैसे जैसे और भी चमगादड़ दिखाई दिए, उन्होंने रिया को चारों तरफ से लपेट लिया, उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, जैसे पहले नहीं कर पाई थी, नीरज ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हथेली पर एक काला द्रव्य प्रकट हुआ, जो एक ठंडी, खतरनाक चमक छोड़ रहा था। नीरज ने उस काले पदार्थ को आगे की ओर धकेला, और उसकी जबरदस्त ताकत ने रिया को, जो अभी भी चमगादड़ों से घिरी हुई थी, उस पर जोरदार हमला किया। हमला करने के बाद रिया हवा में एक आग बनाते हुए दूर जा गिरी।
उसका शरीर जमीन पर बुरी तरह से टकराया और वो कई बार लुढ़कती रही, जब तक कि स्टील ग्लास से टकराकर आखिरकार रुक नहीं गई। वो लंबे समय तक जमीन पर लेटी रही, बिल्कुल हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। हम्फ, मूर्ख औरत, मेरी सारी कोशिशें बेकार गई। नीरज धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा, उसकी आंखों में घृणा और नफरत साफ झलक रही थी। वो अब भी अपनी खून से लथपथ गर्दन पकड़े हुए था। ब्लड ट्राइब के लिए खून बेहद कीमती होता है, इसलिए रिया के हमले ने उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। नीरज रिया के पास पहुंचा और उसे एक हाथ से उठा लिया। रिया ने वैम्पायर की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने गुस्से से वैम्पायर को जलाकर राख कर देगी। अहसान फरामोश, नीरज गुस्से में चिल्लाया। उसने रिया को पास की स्टील ग्लास वाली दीवार पर जोर से पटक दिया। दीवार स्टील ग्लास की थी और रिया के टकराने से लगभग चटक गई थी। नीरज जानबूझकर रिया को तकलीफ दे रहा था। उसने उसे फिर से उठाया और जोर से एक दूसरी दीवार पर पटक दिया। अगर ये कोई आम इंसान होता तो अब तक टुकड़े टुकड़े हो चुका होता, लेकिन रिया की ताकत ने सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां तोड़ी थीं, उसकी जान को कोई बड़ा खतरा नहीं था। जितनी ज्यादा मजबूत रिया की बॉडी थी, उतना ही ज्यादा नीरज का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे गुस्सा इस बात का था कि उसकी वंशावली इस औरत से कैसे कमजोर हो सकती थी। और फिर स्टील ग्लास जोरदार आवाज के साथ टूट गया। नुकीले कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। रिया लगभग खिड़की से बाहर गिर गई, लेकिन जमीन के किनारे पर टकराकर रुक गई। तेज हवा उससे बस कुछ इंच दूर थी। उसने अपने दांत भींच लिए और खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। फियरी फिस्ट फ्लो के एंट्री गेट पर एक जलती हुई गुलाबी रंग की फ्लेम नजर आई। उसकी चमक ने तुरंत उस अंधेरे और शांत माहौल को रोशन कर दिया, जिससे नीरज के चेहरे पर छिपी मुस्कुराहट साफ दिखाई देने लगी। ये आग आरव के दाहिने हाथ पर पहने कड़े से निकल रही थी, जो मानो किसी भी पल पूरी तरह से भड़कने को तैयार थी। उसे फिर से छूने की कोशिश करो। जलता हुआ मुक्का अंधेरे में से गुजरते हुए पूरे एरिया को एक बड़े से फ्लेम की लपटों से भरते हुए आगे बढ़ा। फियरी फिस्ट सीधे नीरज पर जा लगी, जो समय रहते अपना बचाव नहीं कर सका। नीरज का शरीर स्टील ग्लास से टकराया और उस टक्कर से ग्लास चकनाचूर हो गया। आग की लपटें जीप की तरह बाहर निकली और आसमान को जलते हुए लाल रोशनी से रोशन कर दिया। आरव के जोरदार पंच ने वैम्पायर को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। नीरज का शरीर आग की लपटों में लिपट गया और वो 40 फ्लोर से गिरते हुए सीधे सड़क पर बने एक गड्ढे में जा टकराया। 271 नाइट ब्लेड बैट्स। रिया ने अपना सिर उठाया और देखा कि आरव आग की लपटों के बीच से निकलते हुए उसके पास आ रहा था, उस रोशनी में चमकते हुए। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। उसे डर था कि आरव उसके नुकीले दांत देख लेगा। उसे अब तक इन दांतों को छिपाने का कोई तरीका नहीं पता चला था। जब ये दांत उसके मुंह से बाहर निकलते थे, तो वो खुद को एक मॉन्स्टर की तरह महसूस करती थी, और उसने इन्हीं दांतों का इस्तेमाल आरव का खून पीने के लिए किया था। डैम इट, डैम इट, डैम इट, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। वैम्पायर का गुस्सा भरा रोर खिड़की के बाहर से सुनाई दिया। ऊंचाई से गिरने के बावजूद नीरज टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ। इसके बजाय वो एक चमगादड़ में बदल गया और तेजी से फिर से ऊपर की फ्लो तक उड़ान भरते हुए लौट आया। उस चमगादड़ के पंख भयानक दिख रहे थे, मानो चिकनी तेल से रंगी हुई चमड़ी उसकी हड्डियों के चारों ओर लिपटी हो, और जब वो पूरी तरह फैलते थे तो एक लंबी दीवार की तरह दिखाई देते थे। नीरज गुस्से में भरा हुआ वापस फ्लो पर पहुंचा और अपनी खतरनाक चमकती हुई आंखों से आरव को घूरने लगा। ये कमीना मैजिशियन ही था जो उसकी सारी मुश्किलों की जड़ था। उसकी फैमिली से निकाला जाना और उसका पसंदीदा शिकार खोना भी इसी की वजह से हुआ था। जो लोग वैम्पायर्स के साथ पंगा लेते थे, उनका अंत हमेशा लापता या मरे हुए लोगों की तरह होता था। अब जब नीरज किसी नियम से बंधा नहीं था, उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला मैजिशियन है या कोई और, वो अब किसी भी हद तक जा सकता था। क्लोर ऑफ डिस्ट्रक्शन। नीरज के चारों ओर खून का एक चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया, जो तेजी से एक विशाल पंजे का रूप ले रहा था। नीरज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खून से बना वो पंजा सीधा आरव की ओर हमला करने लगा। वो पंजा इतना बड़ा था कि जब उसने फर्श पर हमला किया तो उसमें आरव का पूरा आकार समा सकता था। आरव ने अपनी रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका शरीर तेजी से बिखरने वाली रोशनी के सायों में घुलकर गायब हो गया।
खून का पंजा जोर से बंद हुआ आरव को टुकड़ों में पीसने की कोशिश करते हुए। लेकिन इसने सिर्फ आरव की छवि पकड़ी, असल में आरव एक शैडो के रूप में दीवार के पार दूसरी पोजीशन पर पहुंच चुका था। बस एक छोटी सी ट्रिक, नीरज ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो शैडो एलिमेंट का एक एक्सपर्ट था, इसलिए शैडो के जरिए एक साधारण तरीके से खुद को छिपाना उसके अंधेरे से भरी हुई नजर से बचने के लिए काफी नहीं था। जैसे ही नीरज ने अपने हाथों से एक स्वाइप किया, फर्श पर एक गोल ब्लैक होल की तरह घना काला गोला बन गया, जिसमें से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अचानक ठंडी हवा में हल्की हल्की चमक दिखाई दी, जैसे तेज पंखों ने हवा में जोर से फड़फड़ाहट की हो, और उनकी आंखों से गहरी लाल रोशनी निकलने लगी। ये नाइटब्लेड बैट्स थे। नीरज एक समय में सैकड़ों नाइटब्लेड बैट्स को कंट्रोल कर सकता था। उनके हमले इतने खतरनाक थे कि वो किसी इंसान को पल भर में टुकड़ों में काट सकते थे। नाइटब्लेड बैट्स हर दिशा से तेजी से उड़ते हुए आए और जल्दी ही आरव की तरफ इकट्ठा हो गए। आरव को पता था कि बिल्डिंग के अंदर जगह बहुत कम थी, जो उसे अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने से रोक रही थी। उसने तेजी से गंभीर रूप से घायल रिया को उठाया और स्टील ग्लास के बीच से भागने की कोशिश की। स्टील ग्लास से टकराते ही वो टूट गए और उसके टुकड़े आरव के साथ 40वें फ्लोर से नीचे गिरने लगे। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे भाग सकते हो? नीरज की गरजती हुई आवाज आरव के पीछे से सुनाई दी, और उसके साथ नाइटब्लेड बैट्स की चिड़चिड़ी चीखें भी गूंज रही थी। चमगादड़ बिल्डिंग से एक काले धुएं की तरह निकलकर उड़ने लगे, लगातार गिरते हुए आरव का पीछा करते हुए। आरव और रिया का गिरना तेज नहीं था, लेकिन नाइटब्लेड बैट्स के पंखों ने कई बार आरव के शरीर को काटना शुरू कर दिया था। रिया ने तुरंत अपना शरीर आरव के आगे कर दिया, ताकि वो नाइटब्लेड बैट्स के हमलों से उसे बचा सके। हालांकि उसका शरीर पहले से ही घावों से भरा था, नाइटब्लेड बैट्स सिर्फ उसके ऊपरी स्किन पर ही चोट पहुंचा पा रहे थे, जब तक कि वो किसी खास हिस्से पर हमला ना करने लगे। उसका शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत था, यहां तक कि कई मैजिशियन से भी ज्यादा ताकतवर। काले क्रिएचर का झुंड आरव के पीछे पड़ा हुआ था, जो अब लगभग जमीन पर पहुंचने वाला था। उसने फ्लिंग शैडो का इस्तेमाल किया और अपना रूप बिल्डिंग्स की छाया में छुपाकर एक रोशनी से भरी सुनसान स्ट्रीट की ओर बढ़ गया। ये स्ट्रीट पूरी तरह खाली थी। ये जगह फाइनेंस कंपनियों से भरी हुई थी, जिनके ऑपरेटिंग आवर्स सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक थे। 7 बजने के बाद यहाँ शायद ही कोई पैदल चलता हुआ इंसान दिखाई देता था। नज़दीकी रेजिडेंशियल एरिया भी लगभग आधा किलोमीटर दूर था। स्ट्रीट पर गुजरने वाली कारों की गिनती लगभग शून्य थी, और चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स सिर्फ सजावट के तौर पर चमक रही थी। आरव ने फ्लिंग शैडो का इस्तेमाल करते हुए इंटरसेक्शन तक तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही शैडो कम हो गई, वो आगे बढ़ने में नाकामयाब रहा। इस बीच नाइटब्लेड बैट्स, जो नाइट क्रिएचर्स थे, आसानी से आरव की छिपी हुआ जगह का पता लगा चुके थे और अब तेजी से उसका पीछा करने लगे थे। उनके काले शरीर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जल रही धुंधली रोशनी में दिखाई दे रहे थे, मानो सब एक साथ कसकर उसके चारों ओर घिर आए हों। अब भी मेरे पीछे पड़े हो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। आरव ने दौड़ना बंद कर दिया। उसके पैरों के नीचे एक फायर स्टार पैटर्न तेजी से बना, और फ्लेम्स उसके दाहिने मुंह में तेजी से इकट्ठा हुई। जैसे ही स्टार पैटर्न पूरा हुआ, एक ज्वलंत शक्ति आरव की कलाई पर इकट्ठी हुई। ग्राउंड ब्रेक। जैसे ही मुक्का जमीन पर पड़ा, इंटरसेक्शन के बीच का सीमेंट खुल गया। उबलता हुआ लावा हवा में उछल गया, उस जगह को लाल रंग से रंगते हुए। एक फायर का, जंगली और तूफानी ग्राउंड ब्रेक आरव के चारों तरफ खिल गया। आरव ने मुक्का सीधे अपने नीचे की जमीन पर मारा, और उससे निकलने वाली फ्लेम्स ने उसे पूरी तरह ढक लिया, जैसे उसका पूरा शरीर ही एक ज्वालामुखी हो। नाइटब्लेड बैट्स आरव को टुकड़ों में काटने की प्लानिंग बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। भले ही वो गिनती में बहुत ज्यादा थे, लेकिन जल्द ही सभी फ्लेम्स में जलकर राख हो गए। उनका एक बड़ा हिस्सा तुरंत जलकर खत्म हो गया। फ्लेम्स अब भी जंगली जानवर की तरह हवा में उड़ रही थी। आरव का शरीर आग से लाल था, जैसे एक ज्वालामुखी जो किसी भी पल फट सकता हो। बचे हुए नाइटब्लेड बैट्स बिखरे हुए मक्खियों की तरह बिखर गए, और आरव को पकड़ने का साहस खो बैठे। आरव ने जमीन पर थूक दिया और अपनी आंखें उठाकर देखा, एक जोड़ी विशाल चमड़ी वाले पंख उस पर मंडरा रहे थे। उन दो बड़ी दीवार की तरह दिखने वाले काले पंखों के बीच एक जंगली चेहरा उभर रहा था। उसके ऊपरी जबड़े से निकलते हुए नुकीले दांत नीचे की ओर पूरे जबड़े तक पहुंच गए थे, जो उसे और भी खतरनाक बना रहे थे।
नीरज ने अपना मुंह खोलकर आरव के गले पर काटने की कोशिश की। उसका मकसद आरव का खून पीना नहीं था, बल्कि उसकी गले की नली को फाड़कर उसे एक झटके में मयूर की नींद सुलाना था। लाइट प्रोटेक्शन, पवित्र शील्ड। जब आरव ये सोच रहा था कि वो हमले से कैसे बचेगा, रुद्र की आवाज थोड़ी दूर से सुनाई दी, जहां वो अपनी कार में अभी पहुंचा था। पवित्र शील्ड की ढाल ने तुरंत आरव को घेर लिया। वहां एक मजबूत बैरियर बन गया जिसने उस खतरनाक ईविल क्रिएचर को रोक दिया। नीरज के फैंक्स जैसे ही पवित्र ढाल से टकराए, सफेद धुआं निकलने लगा और नीरज डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। आखिरकार, लाइट एलिमेंट वैम्पायर की सबसे बड़ी कमजोरी थी, जैसा कि नीरज के घबराए हुए चेहरे से साफ झलक रहा था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।